हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन सिस्टम। यूं तो हम कहें तो अक्सर बड़ी आसानी से हम इस बात को लेकर के दोष देते हैं कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं थी या फिर शिक्षा व्यवस्था में खामियां हैं जिसकी वजह से हम अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए। इसे हम दो चरण में समझने का प्रयास करेंगे। पहला, शिक्षा की हमें क्या जरूरत है, किस तरह की शिक्षा हमारे पास होनी चाहिए। जब भी हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिस्टम मतलब तंत्र, तंत्र का मतलब ही होता है जब वो कई हिस्सों के जुड़ने के बाद एक पूरी संरचना निर्मित होती है। तो जब ऐसी संरचना जो कई छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर के बनती है, तब जाकर के हम उसे पूरा सिस्टम कह पाते हैं। यहाँ बात करें एजुकेशन के कंटेक्स्ट में, तो यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन है, उसके बाद आगे पूरा प्रोसेस है जब हम ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद अपनी जॉब में जाते हैं। ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, उसके बाद रिसर्च है, उसके बाद जाकर के जॉब्स है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटीज। और वही अगर हम साइंस और मैथ्स के कंटेक्स्ट में बात करें तो या तो लोग डॉक्टर की तरफ जाएंगे या इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे। और वही हम कॉमर्स की बात करें तो लोग सीए। बेसिक हम ये मानते हैं कि ये एक बेसिक क्वालिफिकेशन है जिसके बाद हम ऐसी डिग्री होल्ड कर सकते हैं। और फिर हमारे पास अदर ऑप्शंस भी होते हैं जैसे अभी हैं वो जो भी क्रिएटिव फील्ड के ऑप्शंस हैं। पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि हमें एजुकेशन की जरूरत ही क्या है, क्योंकि जब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमें एजुकेशन की जरूरत क्या है, तो फिर हम ये कोशिश करेंगे फाइंड आउट करने की कि किस तरह की एजुकेशन की जरूरत है और कितनी है। तो सवाल एक आता है कि हमारा पर्पस क्या है एजुकेशन को लेने का। पहला जो हमारा सबसे बड़ा पर्पस है कि हम अपना खुद का ध्यान रख पाएं, अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएं, उसके बाद अपने परिवार की, अपने समाज की और अपने राष्ट्र की सेवा करने में सक्षम हो पाएं। तो पर्पस पहला क्लियर होना चाहिए कि हमें अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए सक्षम बनना है। तो जब हम अपनी नीड्स के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी, रोटी कपड़ा मकान, ये हर आदमी की बेसिक नीड्स है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। तो जब हम रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं तो इसका मतलब हमारे पास फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए। और आय का सृजन कैसे करना है ये हमें सिखाया जाना चाहिए। अब तक जो ट्रेडिशनल पैटर्न है वो ज्यादातर बात करता है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, बच्चे को पढ़ा दिया, एक सेट या सबसेट ऑफ नॉलेज बना दिया गया है कि इतना बच्चे को पढ़ा देंगे तो उसके बाद हम क्लास में प्रमोट कर देंगे। बट अगर हम इसी सिलेबस को एक्चुअल रेलेवेंस से देखें कि जो हम पढ़ा रहे हैं और जो हमें लाइफ में करना है, उन दोनों के बीच में कहीं पे कोई गैप तो नहीं आ रहा है। अगर हम बात करें रिलेवेंस के कंटेक्स्ट में, तो हमें ये देखना होगा जब भी हम विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत के विजन को लेकर के चलने की जो बात है उसमें हम ये तय करना चाहते हैं कि इकोनॉमी हमारी हर देश से बेहतर हो या हम अपनी पूरी इकोनॉमी को 2x 3x बूस्ट कर पाए। तो पहला जो सवाल है वो ये है कि नंबर ऑफ पीपल कितने हैं जो इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में कितने लोग हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं या इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और जो लोग नहीं कर रहे उनको कैसे उस इकोनॉमी में लाना है, इंक्लूसिविटी का अप्रोच कैसे आएगा।
उनको साथ लेकर के कैसे जाएं, क्योंकि अगर प्रोडक्शन की ही बात कर रहे हैं, एक सिंपल सी बात है, जब हम माइक्रो से मैक्रो बात करते हैं, अगर एक घर में 4 सदस्य हैं, एक पर्सन कमाने वाला है, बाकी 3 पर्सन अभी नहीं कमा रहे, तो वो 3 एक तरह से डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आ गए, तो वो कहीं ना कहीं भार बनते हैं। और अगर घर में 4 लोगों में से चारों लोग कमाएं या 2 या 3 लोग कमाएं, तो अल्टीमेटली घर की भी इनकम बढ़ेगी, फिर वही जीडीपी इंक्रीज होगा, वही फिर जाकर के नेशनल इनकम में कम्युलेटिवली एड ऑन होगा। तो सीधी सी बात है कि जो लोग इंक्लूसिविटी के दायरे से बाहर हैं, उन्हें कैसे इंक्लूड किया जाए कि वो भी इकोनॉमी के कंट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट करें। तो जब इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन की बात आती है, तो पहला सवाल है कि वो क्यों सक्षम नहीं है, क्योंकि उनके पास इस तरह की एजुकेशन नहीं है। अभी हम बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में नहीं जा रहे, हम एजुकेशन के एक सेक्शन को लेकर के चल रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं क्लास 1 से लेकर के, अगर हम बात करें 10 तक का जो सिलेबस है, उसके बाद जब हम फील्ड को डिसाइड करते हैं 11th और 12th को लेकर के, उसके बाद जब हम इन कोर्सेस को यूजी, पीजी और रिसर्च में कन्वर्ट करते हैं, तो एक तरह से ये सेक्शंस बन जाते हैं। बेसिकली अगर बात किया जाए, एजुकेशन का ये पर्पस होना चाहिए था कि एक पर्सन ने अगर यहाँ पर ये एजुकेशन गैदर कर लिया, इंक्लूडिंग 10th तक ही हो, अगर हम 12th की बात भी नहीं कर रहे, 1 से 12th तो बेसिक है, लेकिन अगर हम 1 से 10 की ही बात करें, किसी ने ये एजुकेशन गैदर कर लिया, तो उसके पास उसके बाद वो मनी मेकिंग में सक्षम हो जाए। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हम अक्सर बात करते हैं अपनी इकोनॉमी को स्टार्टअप कल्चर की तरफ ले जाने के लिए, बट इन रियलिटी जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा लेवल ऑफ एक्सपोजर है, वो इस लेवल पर है ही नहीं कि स्टार्टअप जैसी चीजों के बारे में हर पर्सन सोच पाए। यहां से मुद्रा स्कीम तो आ जाएगी, 10 लाख हाथ में आ भी गए, मान लीजिए सरकार ने किसी भी स्कीम के माध्यम से मदद की और अपने हाथ में पैसा आ गया, आप पाएंगे कि आधे से ज्यादा लोग जो रिसर्च करके भी बैठे हैं, अगर आप उनके हाथ में 10 लाख रुपए दे दें, तो उनके पास कोई इनोवेटिव आइडिया ही नहीं होगा कि वो कैसे कुछ भी क्रिएट करें। तो जो एजुकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो क्रिएटिविटी को लैक कर रहा है, टेक्निकल नॉलेज को लैक कर रहा है, कहीं ना कहीं सिर्फ बुकिश नॉलेज को लेकर के आगे बढ़ने की बात कर रहा है, और ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बड़ी है। अगर हम बात करें पॉलिसी के लेवल पर, संरचनात्मक सुधार को लेकर के यदि बात करें, तो अल्टीमेटली हम ऐसे कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं जहां पर इस सिर्फ चंद फैसलों की वजह से पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज हो सकता है। जब तक सोचने, समझने और चीजों को उस ढंग से लेकर के चलने की आदत नहीं होगी, तो आगे चल के कैलकुलेशन गलत आएगा। जब एक बच्चा छोटा सा पैदा होता है, उसके बाद उसके माता पिता जब भी उसे स्कूलिंग में डालते हैं, कोई भी हो, वो चाहे एक गरीब परिवार का बच्चा हो या एक अमीर परिवार का बच्चा हो, उनका बेसिक मोटिव क्या होता है? उनका बेसिक मोटिव उसको वेल डेवलप्ड करना इन टर्म्स ऑफ इमोशनल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल, इन सारे एस्पेक्ट्स में उसको इनरिच करना होता है। लेकिन जो बेसिक्स है कि आप उसे मनी मेकिंग की तरफ भेज रहे हैं, उससे भी ज्यादा सिर्फ मनी मेकिंग एक एस्पेक्ट है लाइफ का, कि उसको इस तरह से बनाना, आज के बच्चे को कल के नागरिक के तौर पे इस तरह से विकसित करना कि वो अपने जीवन के सभी आयामों को संभालने में सक्षम हो, अपने जीवन की परिस्थितियों को वो संभालना जानता हो। जब वो खुद को संभाल पाएगा, तभी वो और बाकी चीजें संभालने के बारे में सोच पाएगा। तो जब हम इस एजुकेशन की बात करते हैं, तो उसमें हम एक मॉडल
ऑप्ट करने की सोच सकते हैं। मैं एज अ एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसको अगर बैठ के रिसर्च किया जाएगा तो उसके ऐसे बहुत से तरीके निकलेंगे। जब डिस्कशंस होंगे, डिबेट होंगे, तो फिर एक प्रॉपर मॉडल बनता है, एक ब्लूप्रिंट बनता है। लेकिन अगर एक जनरल एस्पेक्ट में बात किया जाए, एक बच्चा सामान्य तौर पर 6 घंटे का समय अपने स्कूल में बिताता है, और यहीं से एक दूसरा एस्पेक्ट निकल के आता है। वो क्या है कि तकरीबन वही बच्चा 3 से 4 घंटे का समय कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बिता रहा है। अब एक सवाल ये आता है कि अगर संरचनात्मक स्तर पर सुधार कर दिया जाए, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव कर दिया जाए, तो क्या कोचिंग का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? क्या कोचिंग जो भी लोग चला रहे हैं वहां से विरोध देखने को मिलेगा? तो मेरा जवाब है नहीं। भारत सरकार जिस भी तरह के नियम बनाती है, जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था और पाठ्यक्रम को बनाती है, उस शिक्षा व्यवस्था के अनुसार जब पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती या एजुकेशन में जब लूप होल रह जाता है, उस लूप होल को फुलफिल करने के लिए कोचिंग्स जनरेट हुई। अगर मेन लेवल पर सिलेबस चेंज होगा तो सिलेबस के चेंज होने की वजह से जो भी उसके लूप होल्स को फुलफिल करने का काम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं, वो इंस्टीट्यूट्स भी अपग्रेड मैकेनिज्म के साथ उसी को ऑप्ट कर लेंगे जो भी गवर्नमेंट लॉन्च करेगी। इसका मतलब जब संरचनात्मक सुधार में शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा प्रणाली बदलेगी, तो उस बदली हुई प्रणाली के हिसाब से पूरा का पूरा नया सिस्टम डेवलप हो जाएगा। आज वही कोचिंग जो अच्छे से किताबों को रटने और पढ़ने पर ध्यान दे रही हैं, कल को वही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे चीजों पर ध्यान देना शुरू करेंगी जो कहीं ना कहीं टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड होंगे, या फिर ऐसे पाठ्यक्रम होंगे जो बच्चों में कुशलता बढ़ाने का काम करेंगे। तो जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है वो रटंत विद्या पर होने की बजाय अपने खुद के उद्यमिता एवं कुशलता पर आधारित होना जब शुरू होगी, तो ये शिफ्ट अपने आप देखने को मिलेगा। दूसरा, जब हम इन्हीं 6 घंटों की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा ये सवाल है कि बच्चे के बौद्धिक विकास के साथ साथ उसका शारीरिक विकास भी जरूरी है। अपने देश के अगर ज्यादा बच्चे खेलों के मैदान में होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि भविष्य में अस्पतालों में कम भीड़ हमें देखने को मिलेगी। और यदि हम ऐसा नहीं करते, तो स्वाभाविक सी बात है कि एक बड़ी बीमार जनसंख्या को संभालने का बोझ भी सरकार के ऊपर ही आएगा, और सरकार को ही मौद्रिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना होगा। क्योंकि जब मॉनेटरी वेट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली आप अपनी इकोनॉमी को नीचे लेकर के जाएंगे। अब अगर इन 6 घंटों की हम बात करें जो समय बच्चे स्कूल में बिता रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर हो जो तकरीबन 3 घंटे इस बात को लेकर के हो कि जो भी पाठ्यक्रम है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, वो इतना ज्यादा सिलेबस नहीं होता। उसमें भी अगर मॉडिफिकेशन प्रॉपर किया जाए, आधे घंटे से ज्यादा क्या ही पढ़ेंगे। डिपेंड करता है कि किस तरह की सिचुएशंस क्रिएट की जाती हैं, कैसा सिलेबस मॉडिफाई होता है, क्या चीजें हैं। उसके बाद डिपेंड करता है कि जो भी एग्जामिनेशन सिस्टम है, क्योंकि बीच में जब बच्चों में सुसाइड की दर ज्यादा थी, पढ़ाई का दबाव ज्यादा था, तो जो पहले वाला सिस्टम था कि बच्चों को 5th क्लास के बाद फेल किया जाता था, लेकिन इस पीयर प्रेशर को ना झेल पाने के कारण इस व्यवस्था को धीरे धीरे हटा दिया गया। तो अब बच्चों को फेल करने की व्यवस्था नहीं है। तो जब प्रमोट ही करना है केवल बुक के आधार पर, तो फिर सोचने वाली बात है कि उस बुकिश लैंग्वेज का हमारी लाइफ में एक्सपेंशन कितना होना चाहिए। दूसरा, हर बच्चे की प्रतिभा अलग अलग होती है। कोई एक बच्चा गायन में अच्छा हो सकता है, कोई डांस में अच्छा हो सकता है,
कोई किसी तरह के स्पोर्ट्स में, स्किल्स में या किसी अलग तरह की चीज में एक्सपर्ट हो सकता है। तो हर बच्चे को जो अपने एक स्किल्स समझने का अर्ली एज में मौका मिले और उसे फाइनेंशियल वे में जोड़ने का ऑप्शन मिले। तो डिपेंड करता है कि स्पोर्ट्स का टाइम कितना है, सिलेबस का टाइम कितना है, और बचपन से फाइनेंशियल लिटरेसी या एजुकेशन किस तरह से दी जा रही है। क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉब्लम यही है, अगर हम देखना शुरू करें, पिछले कुछ डेटा को देखें, 10th क्लास तक जितने बच्चों ने अपनी एजुकेशन ली, 12th तक देखेंगे थोड़ा कम होगा, ग्रेजुएशन देखेंगे और कम होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन देखेंगे और कम होगा, रिसर्च देखेंगे और कम हो जाएगा। तो ये जो लगातार घटती हुई दर है, उस दर का कारण क्या है? सबसे बड़ी बात, क्योंकि उसकी वजह से किसी भी तरह का फाइनेंशियल जॉब लोग सिक्योर नहीं कर पा रहे। जब इतना पढ़ने के बाद भी उन्हें किसी तरह का लाभ नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली लोग एजुकेशन से दूर ही जाएंगे। एजुकेशन का पर्पस सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि एक कोरम पूरा हो गया, एक नंबर ऑफ ईयर्स फुलफिल हो गए और उस नंबर ऑफ ईयर्स के बाद भी एक व्यक्ति को ज्यादा कुछ आता नहीं। ये भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ आवर्स ड्यूरिंग स्कूल कितना है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, जब यहाँ के सिलेबस में टेक्निकल एजुकेशन शामिल हो जाएगी तो अल्टीमेटली जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी टेक्निकल एजुकेशन को अपना हिस्सा बनाएंगे और उससे बेटर तरीके से पढ़ाने का काम करेंगे। अगर हम इन्हीं की नंबर्स में बात करें तो तकरीबन ग्रेजुएशन की ही बात करें तो 1 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है जो हर साल ग्रेजुएशन करती है, और इनमें से तकरीबन डेटा कह रहा है कि 60% के आसपास लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, और उसमें भी जो बाकी परसेंटेज है उसमें एलीट लेवल पे बहुत कम लोग रहते हैं। बाकी लोग भी केवल इतना ही कर पाते हैं कि उनका जो नॉर्मल लाइफ है केवल वो उसे लीड कर पाए। इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। तो अब हम आते हैं यूजी, पीजी और रिसर्च। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ आफ्टर क्लास 10th, केवल ह्यूमैनिटीज सेक्शन की अगर बात की जाए, बाकी को अभी हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि उनका वेल स्ट्रक्चर्ड है, उसको डिफाइन करने के लिए बहुत डीप डाउन एनालिसिस करना पड़ेगा। जब हम बात करेंगे इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, उनका जो बैकग्राउंड है कॉमर्स की, तो अगर हम केवल ह्यूमैनिटीज की बात करें तो जहां 11th-12th से बच्चे ह्यूमैनिटीज में गए, एक ऑप्शन सिविल सर्विस जैसे एग्जाम है, लेकिन उसके अलावा बाकी किसी भी तरह की टेक्निकल एजुकेशन को लेकर के पाठ्यक्रम ही नहीं है। तो अगर बच्चे के पास पाठ्यक्रम ही नहीं है, उसने पढ़ा ही नहीं है, उसको जानकारी ही नहीं है, उसको किसी तरह का एक्सपोजर ही नहीं है। एक्सपोजर से भी मतलब ये है कि जितने भी हम कॉलेजेस देखते हैं, यूजी को लेकर के जो कॉलेज हैं, लोग ज्यादातर दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी जो बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो एक्सपोजर के ऑप्शंस देते हैं। इंटर कॉलेज कंपटीशंस होते हैं, लोग आपस में मिलते हैं, सारे प्रोसेस हैं, लेकिन आधे से ज्यादा कॉलेजेस यहाँ पर भी ऐसे हैं जो केवल नाम मात्र के चल रहे हैं। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो इनका पूरा का पूरा पाठ्यक्रम है, लगभग 3 साल यूजी में, 2 साल पीजी में, 5 साल रिसर्च में, तकरीबन इसे कहा जाए कि ये जो 10 साल का समय है, इसके बाद जो एक बड़ी पॉपुलेशन खड़ी होती है सामने, उसके खुद के पास किसी तरह का कोई स्किल सेट नहीं होता है। तो आगे अगेन वही बात की, अगर इनके हाथ में हम फाइनेंशियल कोई सपोर्ट भी दे देंगे तो उस सपोर्ट से क्रिएट करने लायक ये बचेंगे ही नहीं। उससे भी बड़ी बात यह है कि कोई एक पर्सन अगर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना 20 साल से शुरू करता है और आगे जितने भी साल हैं तो कम से कम 10 साल एक्स्ट्रा वो कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन जब उसका स्टार्टिंग रेंज ही कम से कम 30, 32 या 35 होगा, मैं ह्यूमैनिटीज सेक्शन की बात कर रहा हूँ, किसी एक स्पेसिफिक की नहीं, हर जगह का अलग है, मेडिकल वालों का अलग है, जेई वालों का अलग है,
अलग, सबका अलग अलग है। तो अगर मैं ह्यूमैनिटीज सेक्शन की केवल बेसिकली बात करूं तो यहाँ का जो पूरा का पूरा सिलेबस का स्ट्रक्चर है वो आज भी कई साल पुराना है। अब वो केवल वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नहीं, हर जगह का हाल है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के हाल खराब है, बाकी जितना नीचे आते चले जाएंगे तो वहां ये स्थिति है कि कोई अटेंडेंस तक के लिए नहीं जाता, और जाकर भी क्या करे, अगर बच्चे को जाने के बाद किसी तरह का फायदा ही नहीं हो रहा तो वो केवल डिग्री लेकर के वापस चले आएंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि शायद सालों से 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल, मतलब जब से देश आजाद हुआ उसके बाद से लेकर के, या पुराना जो पैटर्न तब से चला आ रहा है उसी को हल्का 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 रिवाइज करते चले आ रहे हैं। वो रिवीजन होता जा रहा है, हर बार सिलेबस में थोड़ा सा चेंज होगा, ले दे के चीजें वही पढ़ा रहे हैं। जब यूजी में पता है कि सिर्फ किताबें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी जैसी हैं या साइंस की किताबें हैं, तो उसके साथ टेक्निकल नॉलेज कहीं पर भी इनबिल्ट क्यों नहीं है? क्योंकि जो चीजें पढ़ाई जाएंगी, जो चीजें सिखाई जाएंगी, इन फ्यूचर वही पॉसिबिलिटी में हम कुछ भी क्रिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ आने के बाद लोग गवर्नमेंट जॉब का वेट करते हैं जो कि लगभग 1% 2% है, और ज्यादातर लोग फिर कहीं ना कहीं अपने को किसी तरह मैनेज करते हुए देखेंगे आप। तो अगर इस पूरे सिनेरियो की बात किया जाए तो अभी भी एजुकेशन सिस्टम में संरचनात्मक सुधार की जरूरत है। वो तभी पॉसिबल है जब पॉलिसी के लेवल पर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे और उनका इम्प्लीमेंटेशन सामने आएगा। अभी प्रॉब्लम ये है कि जब अपने पास कोई ऐसी सुविधा ही नहीं है, अपने पास कोई ऐसी सुविधा ही नहीं है कि हम नई चीजों को सीख पाएं, तो हम ये उम्मीद ही कैसे करें कि कुछ डिफरेंट आउटकम या रिजल्ट आएगा। अगर हम इनपुट नहीं चेंज कर रहे तो किसी भी तरीके से हम आउटपुट नहीं चेंज कर पाएंगे। हमारा इनपुट वही है, हम हर साल दर साल वही दोहरा रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है कि एजुकेशन पॉलिसी अभी आई, काफी चेंजेस हुए, लेकिन जो स्ट्रक्चरल चेंज है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो चेंजेस हैं, सिलेबस के लेवल पर जो चेंजेस हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक सिलेबस का लेवल नहीं चेंज होगा तब तक कुछ भी देने वाली बात सिर्फ बेईमानी, और वो सालों से चला आ रहा है, वो एक दो दिन से नहीं है, वो लंबे समय से वैसा ही है। वही पैटर्न, वही एग्जामिनेशन, वही चीजें, फिर हम कहते हैं कि बच्चे कॉलेज जाते तक नहीं है, केवल डिग्री लेकर के चले आते हैं। उसका रीजन यही है। जब यहाँ पर चेंज होगा तो तकरीबन हर साल अगर 1 करोड़ लोग भी निकल रहे हैं तो धीरे धीरे देखा जाए तो 5-10 साल, अगर एक व्यक्ति बीए से लेकर के उतना समय दे रहा है 10 साल का, तो वो उतनी जल्दी इंक्लूसिविटी में आएंगे, उतना जल्दी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, सोचने समझने के जो तरीके हैं वो थोड़ा अलग होंगे। अगेन फिर से आते हैं सवाल पे कि हमें एजुकेशन की जरूरत क्या है। ये तो एक तरीका था जिससे हम एजुकेशन में बदलाव की बात करते हैं कि अगर सिस्टम में थोड़े चेंजेस आएंगे तो उस हिसाब से पूरे स्ट्रक्चर चेंज होंगे और सबको कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ चीजें बेटर देखने को मिलेंगी। डिपेंड करता है कि हमें अपना सेल्फ नॉलेज कितना है। सेल्फ नॉलेज से मतलब ये है कि अगर सिर्फ कॉलेजेस में ये सिखाया जा रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कॉलेजेस में अगर केवल ये सिखाया जा रहा है कि कैसे किताबों को पढ़कर के पास होना है, तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि लाइफ के बाकी के हिस्से में आपका जो भी रिलेशनशिप स्टेटस होगा, फाइनेंशियल स्टेटस होगा, सोशल कॉन्फ्लिक्ट होगा, इन सब चीजों से डील करने के लिए अलग से कोई क्लास नहीं होती। और रीजन ये है कि लाइफ में आपको दो तरह के नॉलेज देखने को मिलेंगे। एक नॉलेज वो है जो बुक से आता है, दूसरा वो है जो हम देख करके, एनालाइज करके, ऑब्जर्व करके सीखते हैं, समझते हैं। बुक्स भी दो तरीके की हैं। एक बुक वो है जो कंस्ट्रक्टिव नॉलेज देती हैं, दूसरी बुक्स वो हैं जो डिस्ट्रक्टिव नॉलेज देती हैं। एक्चुअल में नॉलेज सिर्फ नॉलेज है,
लेकिन उस नॉलेज का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, इससे ये तय होने लगता है कि कौन सा नॉलेज कंस्ट्रक्टिव है, कौन सा नॉलेज डिस्ट्रक्टिव है। जब हम इंफॉर्मेशन के बाहर जाकर के अपने थॉट्स, अपने फियर्स को ऑब्जर्व करने लगते हैं और ये समझ पाते हैं कि जो हमारा रिलेशनशिप है इन कंटेक्स्ट ऑफ योरसेल्फ, फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम योर सोसाइटी एज वेल एज नेशन, जब आप हर लेवल पर अपने रिश्ते को समझना शुरू करते हैं खुद से, अपने आसपास के लोगों से, तो शायद चीजों की एक बेहतर समझ विकसित होना शुरू होती है। तो अगर हम लास्टली पर्पस ऑफ एजुकेशन में बात करेंगे तो एक लेवल पर हमें फाइनेंशियल और टेक्निकल नॉलेज चाहिए, एक लेवल पर बुकिश नॉलेज चाहिए कि हम लैंग्वेज से लेकर के बाकी सारी चीजें समझ पाएं, कम्युनिकेट कर पाएं और जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं वो समझ पाएं। उसके साथ हम अपनी जो भी कंडीशनिंग है उससे फ्री हो पाएं, जिस भी तरह की हमने कंडीशनिंग बना रखी है उससे हम फ्री होकर के बाहर आ पाएं और बाकी सारी चीजों को समझ। साथ ही एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का अप्रोच होता है कि सारी चीजों को समझ पाने की क्षमता, क्योंकि जितना संकुचित और सीमित हमारी देखने की आदत है, हमारे जो निर्णय हैं, हमारे जो फैसले हैं वो उतने ही संकुचित होंगे। जब भी हम बात करते हैं राइट एक्शन, अक्सर ये समाज बढ़ जाता है सही और गलत के बीच। हमेशा हर चीज सही और गलत नहीं होती, कई बार कुछ चीजें सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं बियॉन्ड द बाउंड्रीज और उनके एग्जिस्टेंस के अपने कोर रीजंस हैं, उन कोर रीजंस की वजह से उनका एग्जिस्टेंस है। तो वो थोड़ा डीप हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि होलिस्टिक वे में राइट एक्शन, राइट अप्रोच, राइट डिसीजन तभी ले पाएंगे जब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉलेज होगा, और वो नॉलेज सिर्फ बुक्स पढ़ने से नहीं आ सकता। तो अगर बात किया जाए कि एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, तो इसको लेकर के अलग अलग राय देखने को मिलेगी, अलग अलग व्याख्या देखने को मिलेगी, पर यह पता है कि अभी भी संरचनात्मक स्तर पर काफी सुधार की जरूरत है और एक बार पर्पस ऑफ एजुकेशन सही से समझने की जरूरत है कि हमारा पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या है, हम किस लिए उस एजुकेशन को गैदर कर रहे हैं। सिर्फ एक डिग्री में इनरोल होना, 4 किताबें पढ़ लेना, जाके पेपर लिख देना, उसके बाद पास हो जाना और वापस से डिग्री लेकर के आगे बढ़ जाना, ये पर्पस नहीं था। अगर हम एक डिग्री भी ले रहे हैं तो उस डिग्री को लेने का हमारा क्या पर्पस है, उससे हमें किस तरह के गेन हो रहे हैं, किस तरह के बेनिफिट हो रहे हैं, किस तरह से हम आगे चीजों को देख रहे हैं। तो जब इन सब चीजों को सही से बैठ करके देखा जाएगा तो हमें एक बार दोबारा से पूरे स्ट्रक्चर को रीडिफाइन करना पड़ेगा और तब हमें एक कंक्लूजन मिलेगा कि क्या बेटर वे में हो सकता है जो हमें विकसित भारत का जो सपना है उससे कनेक्ट करने का काम करेगा।